नमस्कार, एग्जाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आप यहाँ से सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देखिए जितना भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जितना भी नोट्स दिया जा रहा है वो स्पेशल जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर JCERT जैक के झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से एक बार अवश्य तैयारी कीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आप नोट्स को देख लीजिएगा। 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ है तो आप यह अवश्य समझिएगा कि आपके यहाँ पर इस PDF से पूरा के पूरा प्रश्न हूबहू छपने वाला है, क्योंकि JCERT जैक का बना हुआ है। आप बाहर का कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके पढ़ रहे हो उसके बावजूद भी यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? लोहा किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि लोहा किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, देखिए लोहा धातु से जुड़ी चीज़ें, धातु अधातु आप लोग पाठ पढ़े होंगे, धातु अधातु। तो धातु वाली जितने भी चीज़ें होंगी वो सभी को आप द्रव्य में डालिएगा। देखिए द्रव्य में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल ये सभी चीज़ें आएंगे। ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि द्रव्य में केवल लिक्विड वाला चीज़ द्रव ही रहता है, तेल, दूध, पानी, ये सब यही नहीं रहता है। ठीक है, द्रव्य में सोना, चांदी, धातु वाली जितनी चीज़ें रहती है वो सभी भी आते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। इसलिए लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो लोहा द्रव्य वाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है, पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए आपसे पूछा गया है पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो अभी हमने आपको बताया कि धातु से जुड़ी सभी चीज़ें जिनकी नाप तौल की जाती है वो सभी धातु वाली वस्तुएं जो होती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? सजावट किस प्रकार की संज्ञा है? CG टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है, तो सजावट देखिए वैसी चीज़ है जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। जिसको बयान नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सजावट भी जो है यही सी का अंश आता है। तो सजावट कौन सी संज्ञा में चला जाएगा? भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा सजावट। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? आपको बताना है कि झुंड जो है किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। यूपी टेट 2019 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो झुंड आप देखते होंगे तो कहते हैं कि बकरी का झुंड है, आज कहते हैं ना बकरी का झुंड है, भेड़ी का झुंड है। तो ये झुंड कहने का क्या मतलब होता है कि एक साथ लगभग 10, 20, 50 बकरियां एक साथ जा रही है तो उसको कहते हैं झुंड में जा रहे हैं। ठीक है, अगर भेड़ जा रहा है एक साथ 10, 20, 50 तो कहते हैं कि झुंड में जा रहा है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक का समूह हो जाता हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, तो वो समूहवाचक संज्ञा होता है। तो राइट आंसर इसका बी होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, कि बदले में आने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण या कोई नहीं। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर जो शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम कहलाएगा। राइट आंसर इसका ये होगा। राम ने एक कलम खरीदा। राम ने एक कलम खरीदा, वह कलम बहुत ही अच्छा है। इस वाक्य में सर्वनाम है। राम, अच्छा, वह कलम। ठीक है, तो देखिए राम क्या चीज़ है? कोई भी नाम जो होता है वो क्या होता है बताइएगा? संज्ञा होता है। ठीक है, फिर यहाँ अच्छा ऑप्शन दिया है, तो अच्छा क्या चीज़ है? विशेषण है, जो किसी की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण है। देखिए यहाँ पर एक वह आया हुआ है, वह किसके जगह पर है? तो यहाँ पर संज्ञा, संज्ञा, कलम भी संज्ञा है तो संज्ञा के जगह पर आया है, तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होगा वह सर्वनाम कहलाएगा। इसलिए वह जो है
आपका सर्वनाम होगा। वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। कलम क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गीता एक लड़की है, गीता एक लड़की है, वो यह बहुत ही अच्छी है, इस वाक्य में सर्वनाम है। यहाँ जो वाक्य दिया गया है, गीता एक लड़की है और यह बहुत ही अच्छी है, इतना में सर्वनाम कौन है आपको बताना है। ठीक है, गीता, गीता किसी का नाम है इसलिए यह संज्ञा होगा। लड़की, लड़की क्या है? यह भी संज्ञा है, किसी जाति का बोध करा रही, जातिवाचक संज्ञा में। अच्छी क्या चीज़ है? यह विशेषता है इसलिए यह विशेषण है, विशेषण। और यह क्या है? ये गीता के बदले में आ रहा है, जिससे हम बोल सकते थे कि गीता एक लड़की है और गीता बहुत ही अच्छी है। तो दो बार देखिए नाउन का प्रोनाउन, नाउन का यूज एक बार नहीं करना चाहिए बार बार, इसीलिए हम लोग गीता के जगह पर यह ले रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञा के बदले में जो आता है वो सर्वनाम होता है, तो संज्ञा के बदले में यह आया है इसलिए यह जो है आपका सर्वनाम होगा। ये MP टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का पूछा गया प्रश्न है, 4, 5, 6 या 7। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, आपको थ्योरी क्लास में बता दिया गया है। पुनी, क्या ट्रिक था इसका? पुनी अप्रश्न है संबंध से, मतलब पुनी का जो संबंध है वो खुश नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम, नि से निश्चयवाचक और निजवाचक, दो हो गया, और अ से हो गया अनिश्चयवाचक, और प्रश्न से हो गया प्रश्नवाचक, और संबंध से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। इतना ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गुणवान का स्त्रीलिंग रूप है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है आपको बताना है। MP टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में 2015 में पूछा गया है। गुणवानी, गुणवती, गुणवानमती, कोई नहीं। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ठीक है, गुणवान क्या है? पुल्लिंग है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होगा। क्या होगा? गुणवती इसका पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बलवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बलवानी, बलवानमती, बलमती, बलवती। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, तो बलवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये उत्तराखंड टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो बलवान का स्त्रीलिंग रूप जो है आपका बलवती हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बलवती। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। बुद्धिमानी, विद्धिमती, बुद्धिमती, कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा आपका बुद्धिमती। क्या होगा? बुद्धिमती। आपने सुना होगा कि बुद्धिमती है। ठीक है, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग बुद्धिमती। बुद्धिमान पुरुष के सेंस में हम लोग बोलेंगे और स्त्रीलिंग के सेंस में जब बोलने लगेंगे तो बुद्धिमती बोलना होगा। क्या बोलना होगा? बुद्धिमती बोलना होगा। देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? देव का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हरियाणा टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, जब देव बोलते हैं तो ये हम लोग भगवान के, पुरुष भगवान के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग करेंगे स्त्रीलिंग शब्द, जब इसका लेंगे तब क्या प्रयोग करेंगे देव का? तो देव के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा बताना है। देवता होगा, भगवान होगा, देवी होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो देव को जब स्त्री के रूप में, हमको कोई माता के रूप में नाम लेना होगा तो उसको हम लोग देवी कहेंगे। क्या कहेंगे? देवी कहेंगे, यानी देव का स्त्रीलिंग देवी होगा। ठीक है, देव का स्त्रीलिंग देवी होगा। कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? 4, 6, 8 या 10। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। कारक के कितने भेद हैं? ठीक है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। इसकी थ्योरी क्लासेस में आपको हमने बताया है, याद करने के लिए ट्रिक बताया है। क्या बताया था? आपको अधिक शंका है। क्या बताया था हमने? आपको अधिक शंका है। ठीक है, यही बताए थे। आपसे था देखिए आपादान कारक, अधिक से था देखिए अधिकरण कारक, और शंका है। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है, शंका ना। ये संघ से 3 चीज हो जाएगा। संघ से संबंध कारक,
संबोधन कारक, ठीक है, और स से संप्रदान कारक, स से 3 को हो गया और क वाले से भी 3 को होगा, कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक, ठीक है। तो 3 3 6 और 2 शुरू बार हुआ 8 हो गए, ठीक है। तो आपको अधिक संख्या है, याद रख लीजिएगा, यहाँ से आपको कारक का भेद कभी भी नहीं भुलाइएगा, ठीक है। चलिए, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? यू टेट 2020 उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने, को, से, के लिए, ठीक है। तो क्या आपका था? कर्ता ने, कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म को, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, को होगा। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है आपको बताना है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का आया हुआ प्रश्न है कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से होता है, के द्वारा होता है, ए और बी दोनों होगा या कोई नहीं, ठीक है। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से भी होता है और के द्वारा भी होता है, यानी दोनों होगा, से भी होगा, के द्वारा भी होगा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राम बाजार बाइक से जाता है, कौन सा कारक है? राम बाजार बाइक से जाता है, कौन सा कारक है? हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है कि राम बाजार बाइक से जाता है, कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, ठीक है। देखिए, आपको हमने बताया था कि यदि कोई भी काम किसी साधन से किया जाता है, किसी साधन से किया जा रहा है, अगर वहाँ पर कोई साधन से काम हो रहा है और वहाँ पे से आया है, अगर वहाँ पे से आया है तो यह से का प्रयोग करण कारक के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? करण कारक। कोई भी साधन से यदि आप काम करते हैं तो वह से आ रहा है, अगर विभक्ति चिन्ह कोई साधन से काम करने में या किसी के द्वारा हम काम कर रहे हैं, अगर विभक्ति चिन्ह वहाँ पर से आ रहा है या के द्वारा आ रहा है तो यह करण कारक में जाएगा। किस में जाएगा? आपका करण कारक में चला जाएगा। तो राम बाजार बाइक से जाता है, देखिए राम बाजार बाइक से जाता है, बाजार जाने का साधन राम के लिए क्या है? बाइक, यानी कोई साधन से यदि कोई काम हो रहा है और विभक्ति चिन्ह वहाँ पर से आ रहा हो तो आपको क्या करना है? तो आपको वही चीज़ यहाँ पे करण कारक के लिए से का प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है, राधिका परीक्षा पेन से लिखती है, कारक का नाम बताइए, ठीक है। राधिका परीक्षा पेन से लिखती है, परीक्षा में लिखने का साधन क्या है? पेन है, यानी परीक्षा पेन के द्वारा लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे साधन के रूप में पेन आ रहा है, तो पेन के लिए यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया गया है वो कर्ण कारक का होगा। नहीं तो से और भी कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, लेकिन से का प्रयोग यदि हुआ है और वहाँ किसी साधन से काम किया जा रहा है तो वहाँ पर से के लिए आपको कर्ण कारक का प्रयोग करना होगा, ठीक है। किसका करना होगा? कर्ण कारक के आप नाम बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरभ आटा मशीन से बनाता है। देखिए, आटा बनाता है सौरभ, कौन चीज़ से? कोई साधन है, मशीन उसके पास है, मशीन से बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साधन के रूप में से विभक्ति चिन्ह आया है जरूर, लेकिन यहाँ पर साधन के रूप में आया है कि आटा बनाता है, तो आटा बनाने का साधन उसके पास क्या है? मशीन है। तो जिसमें किसी साधन का प्रयोग किया गया है और उसके द्वारा या उससे काम हो रहा है तो वह कर्ण कारक है, जिसमें विभक्ति चिन्ह से आया है, ये कर्ण कारक के लिए प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट है, रमेश टोकरी बांस से बनाता है, टोकरी बांस से बनाता है, कौन सा कारक है? रीट 2020 का प्रश्न है, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा गया प्रश्न है, रमेश टोकरी बांस से बनाता है, कौन कारक है? ठीक है, देखिए यहाँ पे से आया है, विभक्ति चिन्ह है से, और टोकरी बनाया जा रहा है, टोकरी बनाने का साधन बांस है, तो किसी साधन से कोई काम हो रहा हो तो वह कर्ण कारक होता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। ठीक है, नमिता चाय कप से पीती है, नमिता चाय कप से पीती है, कारक का नाम बताना है। ये पंजाब टेट पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का पूछा गया प्रश्न है। कर्ता कारक, करण कारक,
कर्म कारक, संबोधन कारक। अब हमें लगता है कि आप लोग सभी को बताने में सक्षम है। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह से है और इसका प्रयोग किसी साधन के रूप में किया गया है। चाय पीने का साधन कौन सा है? कप है। तो जिसमें किसी साधन से कोई काम किया जा रहा हो तो उसको सीधे आप लोग करण कारक में प्रयोग कीजिएगा। इससे को करण कारक के लिए लीजिएगा। राइट आंसर इसका करण कारक हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। सीता पेन के द्वारा पत्र लिखती है। सीता पेन के द्वारा पत्र लिखती है, कारक का नाम बताना है। हरियाणा टेट 2024 का पूछा गया प्रश्न लेटेस्ट है। ठीक है। सीता पेन के द्वारा पत्र लिखते हैं। आपको बताते हैं हरियाणा में और यूपी में सबसे ज़्यादा अभी तक का शिक्षक पात्रता परीक्षा कंडक्ट होता है। ठीक है। तो सीता पेन के द्वारा पत्र लिखते हैं, कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबंध कारक, करण कारक, संबोधन कारक। ठीक है। देखिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह क्या है? के द्वारा, यानी पत्र लिखने का साधन क्या है? पेन है। तो जिसमें पत्र साधन के द्वारा या कोई काम साधन के द्वारा हो रहा है तो वो आपको करण कारक में जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है। के, ने, कौन, के लिए। ठीक है। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है। ये पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। नमिता अपनी माँ के लिए कार खरीदी, कौन सा कारक है? नमिता अपनी माँ के लिए कार खरीदी, कौन सा कारक है? यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। देखिए, जिस वाक्य में लगे कि किसी को कुछ दान दिया जा रहा है या किसी को कुछ दे रहे हैं, आप आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो वो संप्रदान कारक होता है। याद रखिएगा, किसी से कुछ भी लेन देन आप कर रहे हैं, किसी को कुछ भी दे रहे हैं, वो संप्रदान कारक में जाएगा। संप्रदान का मतलब ही होता है आदान प्रदान। ठीक है। जिसके लिए विभक्ति चिन्ह के लिए का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, नमिता अपनी माँ के लिए, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के लिए है। ठीक है। कार खरीदी, देखिए माँ को दे रही है क्या? कार। तो किसी के लिए कुछ खरीदा जाए, किसी को कुछ दिया जाए, ठीक है, तो वो आपको संप्रदान कारक होगा और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2000 का पूछा गया प्रश्न है। अर्पित मजदूर को मजदूरी दिया। अर्पित जो है मजदूर को मजदूरी दिया, कौन सा कारक है? देखिए, इसमें मजदूर को मजदूरी दिया जा रहा है। जिसमें किसी को कुछ भी दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, आदान प्रदान किया जाए, वह संप्रदान कारक होगा। राइट आंसर इसका सी होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। वह बाजार पहुंच चुका था। वह बाजार पहुंच चुका था, हरियाणा टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। काल का नाम बतावें। वह बाजार पहुंच चुका था, काल का नाम बतावें। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या सभी। ठीक है। सबसे पहले ये पूरे वाक्य की समाप्ति जो हो रही है वह था से हो रहा है। किससे हो रहा है? था से हो रहा है। इसलिए किस में चला जाएगा? तभी आपको बताया गया था से है, इसलिए यह भूतकाल में चला जाएगा। राइट आंसर भूतकाल, यानी बी ऑप्शन भूतकाल का है। राइट आंसर इसका बी होगा। सोना का समानार्थी शब्द है। इसमें सोना का समानार्थी शब्द कौन सा है आपको बताना है। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 का पूछा गया प्रश्न है। स्वर्ण है, सूरज है, खुशबू है या सभी है। ठीक है। तो देखिए, सोना को हम लोग स्वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण। स्वर्ण मीन्स सोना होता है। तो सोना का समानार्थी शब्द जो है स्वर्ण होगा। यह मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछ दिया गया है। सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द कौन है, इसमें आपको बताना है। ये सीजी टेट यानी छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि सेना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अनि होगा, फौज होगा, दल होगा या सभी होगा। ठीक है। तो सेना को हम लोग अनि भी कहते हैं, सेना को हम लोग फौज भी कहते हैं और सेना को हम लोग दल भी कहते हैं। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, बताइएगा इसमें कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द होगा। ये पंजाब टेट, पी टेट मतलब पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का आया हुआ प्रश्न है। सूरज, रवि, भास्कर या सभी। ठीक है।
तो सूर्य को ही सूरज भी कहा जाता है, सूर्य को ही रवि भी कहा जाता है, सूर्य को ही भास्कर भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इसमें सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज भी होगा, रवि भी होगा, भास्कर भी होगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। सुगंध का अनेकार्थी शब्द है, सुगंध का अनेकार्थी शब्द कौन होगा? ये हरियाणा टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि सुगंध का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? सौरभ, खुशबू, महक या सभी। ठीक है, तो सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनेकार्थी शब्द क्या होगा? वही है सौरभ, सुगंध को ही कहते हैं, खुशबू भी सुगंध का ही नाम है, महक भी सुगंध का ही नाम है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार का पर्यायवाची शब्द कौन है? इसमें से आपको बताना है। ठीक है, संसार का पर्यायवाची शब्द कौन है आपको बताना है। पंजाब टेट 2019 का आया हुआ प्रश्न है, विश्व, जगत, दुनिया या सभी। तो संसार विश्व को भी कहा जाता है, संसार को ही जगत भी कहा जाता है, संसार को ही दुनिया भी कहा जाता है, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी संसार का पर्यायवाची शब्द विश्व, जगत, दुनिया, सभी होता है। श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ है। श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा आपको बताना है। ये सीजी टेट 2018 छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। आदर करना, माफ़ करना, प्रारंभ करना या प्रभाव स्वीकार करना। ठीक है, तो श्री गणेश करना तो उसका मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना, आरंभ करना। ठीक है, तो बहुत बात में देखता हूँ कहते हैं चलिए आप श्री गणेश कीजिए, मतलब शुरुआत कीजिए या प्रारंभ कीजिए या आरंभ कीजिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के अनुसार जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, प्रारंभ करना। मुट्ठी गर्म करना मुहावरा का अर्थ है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पूछा गया प्रश्न है। खूब पिटाई करना, मुट्ठी रगड़ना, मुट्ठी में लोहा देना या रिश्वत देना। ठीक है, तो एक बात आप लोग सुने होंगे कि आज उसका मुट्ठी गर्म हो गया है, मतलब वह रिश्वत लिया है। ठीक है, तो कोई मुट्ठी गर्म करता है मतलब रिश्वत दे करके मुट्ठी गर्म किया जाता है। तो मुट्ठी गर्म करने का मतलब होता है रिश्वत देना। क्या करना? रिश्वत देना, घूस देना, ये होता है मुट्ठी गर्म करने का सही अर्थ मुहावरा का। ठीक है, तो रिश्वत देना होगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। माथा ठनकना, माथा ठनकना मुहावरा का सही अर्थ है। माथा ठनकना मुहावरा का सही अर्थ क्या है बताना है। तेज दर्द, शक हो जाना, पागल होना या सभी। ठीक है, माथा ठनकना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तेज दर्द होना, शक हो जाना, पागल हो जाना या सभी। ठीक है, तो माथा ठनकना का यहाँ मुहावरा का जो सही अर्थ होता है वो होता है शक हो जाना। ठीक है, कभी कभी आपको लगता है कि मेरा तो माथा ठनक गया, यानी आप उस पर हमेशा विश्वास कर रहे थे और कोई झूठा बात उसका पकड़ा गया, तो अब आपको उन सारी बातों पर माथा ठनक रहा है, मतलब शक हो रहा है कि सही है कि नहीं है। ठीक है, हरियाणा टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। पारा उतरना मुहावरा का सही अर्थ है। पारा उतरना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? बुखार खत्म होना, तापमान कम होना, गुस्सा शांत होना या कोई नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, एक का आप लोग सुनते हो कि पारा गर्म होना, मतलब दिमाग गर्म होना, क्रोध होना। ठीक है, और एक होता है पारा उतरना, मतलब क्या होता है? पारा उतर गया, मतलब गुस्सा जितना था वो शांत हो गया। गुस्सा शांत हो गया मतलब अब उसका पारा उतर गया। अगर किसी को 4 पटकन मारना था तो मार दिया, उसके बाद क्या हो, उसका गुस्सा शांत हो गया। ठीक है, तो पारा उतरना मतलब गुस्सा शांत होना होता है। तो राइट आंसर सी हो गया, गुस्सा शांत होना। पाँचों उंगली घी में होना, पाँचों उंगली घी में होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है, ये सीजी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। घी का बरसात होना, घी को पीना, पाँचों उंगली में घी लगाना, बहुत अधिक लाभ होना। ठीक है, पाँचों उंगली घी में होना, तो बहुत लोगों से सुना है कि इसको क्या है, इसका तो पाँचों उंगली घी में, यानी चारों तरफ से सहायता होना, चारों तरफ से लाभ लाभ होना। यानी यहाँ के अनुसार जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा बहुत अधिक लाभ होना। पाँचों उंगली घी में होना मतलब चारों तरफ से फायदा ही फायदा होना, लाभ होना। राइट आंसर डी, बहुत फायदा होना। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ठीक है,
सो जाना, बैठ जाना, भाग जाना या सभी। ठीक है, 9 2 11 होना बहुत ही पुराना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। लगभग 1001 बार ही प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, हर एग्जाम में आता है। तो 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ होगा भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना। अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है? धोखा देना, काम नहीं करना, पछतावा करना, काम न मिलना। ठीक है, हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? आपको धोखा देना। कहते होंगे चलो, तो कोई कहता है ठेपो, यानी अंगूठा दिखा देता है। अंगूठा दिखा देता है मतलब आपको क्या करता है? धोखा दे देता है। जो आप कहा हुआ था वो नहीं करता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये बिहार टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, बड़ा काम नहीं करना, चना भाड़ नहीं फोड़ता कोई नहीं। ठीक है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होगा कि कोई व्यक्ति अकेले जो है, अगर चाहे कि हम बड़ा काम को अंजाम दे सकते हैं, तो अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए अकेला आदमी को नहीं चलना चाहिए। अकेला आदमी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ठीक है, संकट आना, कूदा जाना, दोनों और संकट या कोई नहीं। ठीक है, तो आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का इसमें से सही अर्थ होगा दोनों और संकट ही संकट है। आगे जाते हैं तो कुआं में, पीछे आते हैं तो खाई में, यानी दोनों और संकट होना इसका लोकोक्ति का अर्थ है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एमपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछा गया है। आसमान से गिरना, एक के बाद दूसरी मुसीबत आना, खजूर में अटकना कोई नहीं। ठीक है, तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत समाप्त होते ही दूसरा मुसीबत फिर से आ पड़ना, तो वही है एक के बाद दूसरी मुसीबत आना। राइट आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अपनी गलती न स्वीकार करके दूसरों पर रोप झाड़ना, अपनी गलती स्वीकार करना, अपनी गलती स्वीकार करके डांटना या सभी। ये बिहार टेट 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा इसमें से? तो अपनी गलती न स्वीकार करके दूसरों पर रोब झाड़ना, इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, राइट आंसर ए हो गया। ऊंची दुकान फीकी पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऊंची दुकान फीकी पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एच टेट 2014 हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पकवान मीठा नहीं होना, ऊंचा दुकान फीका होता है, केवल बाहरी दिखावा कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग बहुत बूढ़े बुजुर्ग के बात सुने होंगे, ऊंचा दुकान फीका पकवान, यानी सिर्फ बाहरी दिखावा करना, अंदर से उसमें कुछ भी नहीं होना। ठीक है, तो केवल बाहरी दिखावा को ही ऊंचा दुकान फीका पकवान कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पंजाब टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। एक रास्ता में दो आदमी दिखना, एक प्रयास से दो कार्य सिद्ध होना, दो काम करना, एक पंथ से दो काम नहीं होना। ठीक है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ होगा एक प्रयास से दो कार्य सिद्ध हो जाना। ठीक है, एक काम करेंगे तो उससे दो गो कार्य हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं एक पंथ दो काज। चलिए अगला है, कोयले की दलाली में हाथ काला। कोयले की दलाली में हाथ काला लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ठीक है, ये सीजी टेट छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कोयले की दलाली में काला होना, कोयला का हाथ काला होता है, दलाल काला काम करता है, बुरी संगति में रहने से बुराई ही मिलती है। ठीक है, तो कोयले की दलाली में हाथ काला लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कि बुरी संगति में रहने से बुराई ही मिलती है। अगर आप बुरे लोगों के संगत में रह रहे हैं, अगर वो कहीं फंसेगा तो आप भी फंस जाइएगा। ठीक है, इसलिए बुरी संगति में रहने से बुराई ही मिलती है।
खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहाड़ खोदने पर चूहा निकलता है, पहाड़ खोदने पर कुछ न मिलना, अधिक परिश्रम करने पर कम सफलता मिलना, कोई नहीं। ठीक है, तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होगा कि अधिक परिश्रम करने पर बहुत कम सफलता मिलना। ठीक है, अधिक परिश्रम करने पर बहुत कम सफलता मिलना। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आपस की फूट घर को बर्बाद कर देती है, घर को लंका बनाना, घर का भेद बताना, यह सभी। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए मुहावरा का लोकोक्ति का सही अर्थ होगा घर की आपसी फूट जो है, आपसी फूट घर को बर्बाद कर देता है। लोग लड़ झगड़ के अलग अलग हो जाते हैं और ये आपसी फूट जो है घर की बर्बाद कर देते हैं। और ये क्या होता है, तो घर का कोई व्यक्ति होता है जो अपनी सच्चाई सभी जगह को बताता है। ठीक है, तो घर की सच्चाई बताने से उसी को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, आपस में घर को फूट करके बर्बाद करना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये सीजी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तिनका दाढ़ी में होना है, अपराधी हर समय भयभीत रहता है, अपराध करना। ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ है कि अपराधी व्यक्ति हर समय डरा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि यदि आपने किसी का अपने हाथ में गन लिया हुआ है, ठीक है, और वो पुलिस नहीं जानते, लेकिन अगर वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरेगी तो आप क्या कीजिएगा, दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा कि वह जान रहा है तभी हमारे पास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप पहले से क्या है, भयभीत होते हैं, तो इसलिए लोग पकड़ा जाते हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका होने का मतलब कि अपराधी व्यक्ति जो होता है हर समय डरा हुआ रहता है, हर समय भयभीत रहता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये पंजाब टेट पी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मगरमच्छ जल में रहता है, जल में रहकर मगरमच्छ से लड़ना नहीं चाहिए, मगरमच्छ से दोस्ती करना चाहिए, किसी स्थान विशेष पर रहते हुए वहाँ के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति से शत्रुता करना। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी होगा कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, माने कि जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ का जो सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति है उसी से बैर करना, उसी को कहते हैं जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। इसीलिए हमें जहाँ भी रहें वहाँ का जो शक्तिशाली और व्यक्ति हैं उससे हमें मिल के रहना चाहिए। ठीक है, तो किसी स्थान विशेष पर रहते हुए वहाँ के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति से शत्रुता करना इसका शाब्दिक अर्थ होगा जल में रहकर मगरमच्छ से बैर का। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ जाइए उसके अनुसार चलिए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। देश के अनुसार कपड़ा बदलना, देश के अनुसार भेष होना, अवसर के अनुसार बदल जाना, या सभी। ठीक है, तो आदमी को देखिए जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए, यानी आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोग जैसे चलते हैं, जैसे रीति रिवाज है उसी के अनुसार आपको भी ढलना पड़ेगा। ठीक है, यदि अभी गर्मी के दिनों में यदि आप यहाँ कश्मीर में हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ठंड लगेगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ अगर भारत के और एरिया में है तो वहाँ गर्मी लगेगा। ठीक है, वहाँ कपड़े आपको कम पहनने पड़ेंगे, यानी कहीं पर आपको कंबल भी ओढ़ना पड़ सकता है, कहीं पर आपको कपड़ा भी खोलना पड़ सकता है। तो इससे क्या हो गया कि जहाँ जैसा मौसम है, जहाँ जैसा प्रचलन है उसके अनुसार आपको चलना पड़ता है। ठीक है, न कि आप अपनी मनमानी करेंगे। ठीक, तो जैसा देश वैसा भेष का अर्थ क्या हो गया? अवसर के अनुसार बदल जाना, जैसा समय आया वैसा काम करना। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये सीजी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा गया है। गरजता है पर बरसता नहीं, गरजने वाला बरसता नहीं है, बादल गरजता है, डिंग मारने वाला व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर डी होगा कि जो व्यक्ति डिंग मारने वाला होता है, जो खूब बोलने वाला होता है, वो कोई काम नहीं कर सकता है। तो डिंग मारने वाला व्यक्ति जो है काम नहीं कर सकता है, उसी को कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है। और देखिए सीजी टेट 2017 में पूछा गया है।
डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके के सहारा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? डूबते को तिनके का सहारा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। संकट के समय थोड़ी ही सहारा काफ़ी होता है। पानी में तिनका होना, तिनका में पानी होना, संकट में साथ नहीं देना। ठीक है, तो डूबते को तिनका का सहारा लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होगा कि अगर कोई व्यक्ति संकट में है उस समय उसको थोड़ा ही सहारा दिया जाए तो वह काफ़ी होता है। ठीक है, यानी राइट आंसर ए होगा, संकट के समय थोड़ी ही सहारा काफ़ी होता है।